आज हम यूनिट नंबर 4 में लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द रेट ऑफ ए रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट ला पढ़ ली थी, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए पढ़ लिया था, ठीक है। ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी के बीच में डिफरेंस कर लिया था। तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, इसमें कई लोगों को दिक्कत आ रही है ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में। देखो ऑर्डर जो होता है वो रेट ला इक्वेशन जो लिखी जाती है किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, फॉर एग्जांपल a मोल ऑफ a प्लस b मोल ऑफ b गोस टू द प्रोडक्ट। इस रिएक्शन के लिए एक रेट ला इक्वेशन एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन करके लिखी गई। रेट ला इक्वेशन रेट इक्वल्स टू k a की पावर अल्फा और b की पावर बीटा, दिस इज नोन एज रेट ला इक्वेशन। क्लियर है? किसी भी रिएक्शन का रेट ला इक्वेशन लिखा गया है रेट इक्वल्स टू k a की पावर अल्फा b की पावर बीटा, चाहे अल्फा और बीटा a के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, यानी ये a और b अल्फा बीटा हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो जो इनका सम होता है अल्फा प्लस बीटा जो होता है, इसको जनरली बोला जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स रेज्ड इन द रेट ला इक्वेशन आर नोन एज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। और रिएक्शन की जो ये मॉलिक्यूलरिटी होगी वो होगी रिएक्शन के कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं, दैट मींस मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू a प्लस b। रिएक्शन को देखो, रिएक्शन के रिएक्टेंट के जितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं उनको जोड़ दो, वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी है। बट जरूरी नहीं कि वही उसका ऑर्डर हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन N2 प्लस 3H2, या फिर लिखो 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस गोज टू दी N2 प्लस में 3H2 गैस, दिस इज द केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन का जो एक्सपेरिमेंटल रेट होता है, एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन किया गया रेट होता है, वो होता है अमोनिया की पावर 1, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो पावर कितनी है, यहाँ पे पावर कितनी दी है 1 दी है, पावर कितनी है 1। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा रिएक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट ला निकाला गया यूजिंग एक्सपेरिमेंट कंडीशंस, वो मिला रेट बराबर अमोनिया की पावर 1। और अगर किसी की पावर 1 दिख रही है तो ऑर्डर कितना होगा उसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्शन विल बी ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। फिर उसके बाद कहते हैं कि व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी के लिए मुझे किसी एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिएक्शन के रिएक्टेंट के मोल देखो, रिएक्टेंट है अमोनिया, अमोनिया का मोल दे रखा 2, दैट्स व्हाई मॉलिक्यूलरिटी विल बी 2। क्लियर? रिएक्शन को देखो, रिएक्शन के रिएक्टेंट्स को देखो, ए रिएक्टेंट बी रिएक्टेंट, ए रिएक्टेंट का मोल ए, बी रिएक्टेंट का मोल बी, तो मॉलिक्यूलरिटी होगी a प्लस b। इसी तरीके से रिएक्टेंट अमोनिया, अमोनिया का मोल कितना 2, मॉलिक्यूलरिटी होगी 2। ऑर्डर को हम सिर्फ रेट ला देख के बता सकते हैं। अगर मुझे रेट ला दिया गया है तो उसकी पावर 1 है और पावर 1 है तो ऑर्डर कितना है 1। क्लियर है? और इसमें ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी बराबर नहीं है इस रिएक्शन के, ठीक है। If order of the reaction is not equals to molecularity of the reaction, ध्यान देना भाई इस बात पे, पूरी तरह चीज है। मोलिकुलरिटी और ऑर्डर अगर किसी रिएक्शन का मैच नहीं होता, जरूरी नहीं वो इक्वल हो, मैं कह रहा हूँ मैच नहीं हो रहा, ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। रिएक्शन whose order and molecularity are not equal to each other, ठीक है। रिएक्शन whose order and molecularity are not equal to each other is known as complex reaction। उस रिएक्शन का नाम क्या रखा जाएगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। भाई ऑर्डर निकाला एक्सपेरिमेंट से, मॉलिक्यूलरिटी पता चली रिएक्शन से, दोनों के दोनों डिफरेंट है, रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्लियर? एक और एग्जांपल है, देखो भाई इधर N2O5 डिसोसिएट होता है N2O4 में प्लस में हाफ ऑक्सीजन, प्लस में हाफ ऑक्सीजन, दिस इज द केमिकल रिएक्शन। और कहते हैं रिएक्शन का रेट, एक्सपेरिमेंटल रेट जो रिएक्शन का वो बराबर है k into N2O5 पावर 1। पावर कितनी है 1। देन व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पावर चेक करो, पावर 1 दे रखी है, पावर 1 है तो ऑर्डर हो गया 1, यानी रिएक्शन आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्शन किस टाइप की है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ पे भी मैंने बोला अमोनिया की पावर 1, पावर 1 में तो ऑर्डर कितना 1। रिएक्शन को देखो, रिएक्शन के रिएक्टेंट कितने 2, मॉलिक्यूलरिटी कितनी 2। इस रिएक्शन का रिएक्टेंट देखो कितना 1, तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी, इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी 1। और ये एक कोइंसिडेंट है कि जिस रिएक्शन का ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या आ गई
same if order of a reaction became equals to the molecularity of the reaction. Order of reaction became equals to the molecularity of the reaction, है ना? तो ऐसे रिएक्शन को बोला जाएगा रिएक्शन इज नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शन। जिस रिएक्शन का ऑर्डर और जिस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी दोनों चीजें सेम हो जाए उस रिएक्शन को जनरली कैसी रिएक्शन बोला जाता है? एलिमेंट्री रिएक्शन। और बराबर नहीं होते, मोस्ट ऑफ द केसेस में बराबर नहीं मिलेगी, तो बराबर नहीं है तो रिएक्शन कैसी आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। और अगर दोनों इक्वल आ गए एक दूसरे के तो रिएक्शन क्या होगी? एलिमेंट्री रिएक्शन। समझ में आ रही बात? अगर तुम किसी रिएक्शन के अंदर चेक करते हो और ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम आ जाती है तो रिएक्शन कहलाएगी एलिमेंट्री रिएक्शन, और बराबर नहीं आते तो क्या कहलाएगी? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, अब वो उसने क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी में इस तरह का, एक रिएक्शन दे रखी है 2 मोल ऑफ ए प्लस 1 मोल ऑफ बी फॉर्म्स AB। ठीक है, AB3 या AB बनाते हैं 2 moles of A 1 mole of B 1 mole of B goes to the AB। इस टाइप की कोई रिएक्शन दे रखी है, क्लियर? ये रिएक्शन दे रखी है, या फिर AB की जगह लिख लो प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्शन में दे रखा है यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है 2A + B goes to the प्रोडक्ट। कहता है इस रिएक्शन का रेट ला इक्वेशन लिख के बताओ, ऑर्डर बताओ, मॉलिक्यूलरिटी। तो पहली चीज तो दिमाग में यही आती है कि रेट ला इक्वेशन कभी भी डायरेक्टली नहीं लिखी जा सकती, वो एक्सपेरिमेंट से लिखी जाती है। फिर भी उसने क्वेश्चन दे रखा है कि रेट ला इक्वेशन लिख के दिखाओ, तो लिखो लेट रिएक्शन इज एलिमेंट्री। रिएक्शन को कैसे मान लो भाई? एलिमेंट्री। रिएक्शन इज एलिमेंट्री। और एलिमेंट्री रिएक्शन आने के बाद आपका ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम हो सकती है, क्लियर है? इसीलिए सिर्फ ये लिखने के बाद रिएक्शन एलिमेंट्री है, ये लिखने के बाद आप रिएक्शन का रेट लिख सकते हो डायरेक्टली। कैसे? रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट बी, ए का अमाउंट कितना है? 2 तो पावर 2, बी का अमाउंट कितना है? 1 तो पावर कितनी हो गई? 1। समझ गए? जब भी तुम्हें कहते हैं कि रेट ला लिख के दिखाओ, रेट ला के लिए तो कोई एक्सपेरिमेंट ही नहीं दे रखा, तो फिर क्या कहोगे? रिएक्शन इज एलिमेंट्री। जितना ए है उतनी पावर कर दो, जितना बी है उतनी क्या कर दो? पावर। अब जोड़ के देखो रिएक्शन का ऑर्डर कितना बना? 2 + 1 कितना? 3। मॉलिक्यूलरिटी 2 + 1, मॉलिक्यूलरिटी कितनी आ गई? 2 + 1 कितनी? 3। दिस इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन। इस टाइप की रिएक्शन क्या बोला जाएगा? एलिमेंट्री। फिर से समझ लो, देखो रिएक्शन का रेट ला लिखना है, कुछ नहीं दे रखा, तो रिएक्शन का रिएक्टेंट लो ए, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बी ले लिया। जितना ए है उसकी पावर कर दो, बी ए 2 था 2 पावर कर दो, बी कितना है? ए पावर कितनी कर दी? 3। क्लियर? दोनों चीजें। इसके बाद ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी निकाल के देखना, सेम आएगी। ऑर्डर होता है पावर्स का सम, ऑर्डर कितना होता है? पावर्स का सम 3। एल और मॉलिक्यूलरिटी कितनी? 2 + 1 यानी रिएक्टेंट्स का सम, वो भी कितना? 3। इस टाइप के रिएक्शन को जनरली क्या बोला जाएगा? एलिमेंट्री रिएक्शन। तो 2 टाइप की रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन और दूसरी कौन सी है? एक एलिमेंट्री रिएक्शन है और सेकंड टाइप रिएक्शन आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ओके, एलिमेंट्री और सेकंड रिएक्शन विल बी योर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सो नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग the rate of a chemical reaction. Rate of a chemical reaction. This is the last topic. Factors affecting to the rate of a chemical reaction. किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन की रेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? डेफिनेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था। केमिकल काइनेटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, डिफरेंट टाइप की रेट, डिफरेंशियल रेट, रेट ला इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट, उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द रेट ऑफ द रिएक्शन। क्लियर? फैक्टर नंबर 1, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। नेचर ऑफ रिएक्टेंट पहला फैक्टर है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, और ये तो अफेक्ट करेगा। कुछ रिएक्शन स्लो होती हैं, कुछ रिएक्शन क्या होती है? फास्ट होते हैं। कुछ केमिकल जल्दी रिएक्ट करते हैं, कुछ केमिकल लेट रिएक्ट करते हैं। मान लो किसी केमिकल के बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, केमिकल के बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग है, वो धीरे रिएक्ट करेगा। और किसी केमिकल के बॉन्ड वीक होते हैं, टूट जाते हैं, वो क्या करेगा? वो फास्ट रिएक्ट करेगा। यानी सबसे पहली चीज जिस पे आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, दैट इज नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स। As
The nature of reactant change, no sorry, all chemicals are not of same nature. सभी केमिकल एक नेचर के नहीं होते. सो as the chemical change, rate of reaction change. जैसे जैसे आप केमिकल को बदलते जाओगे रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाती है. कॉमन सेंस की बात है. HCl और NaOH को मिला दो, फटाफट रिएक्शन हो जाती है. HCl NaOH मिल जाते तो NaCl बन जाता है. अब आयरन की रस्टिंग है, जंग लगना आयरन को कितने साल में होता है? कम से कम साल 6 महीने लग जाते हैं आयरन लोहे को जंग लगने में. तो कहते हैं सारी चीजें इस बात पे डिपेंड करती है कौन सा केमिकल आपने लिया हुआ है. और भी देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद वन पार्टिकल ऑफ ऑक्सीजन गोज टू द कार्बन डाइऑक्साइड. रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज K1. रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द रिएक्शन इज K1. सेकंड रिएक्शन सिर्फ कार्बन की जगह पे लगाया नाइट्रोजन, बाकी सब कुछ सेम रखा मैंने. रिएक्शन में कार्बन की जगह क्या लगाया? नाइट्रोजन. और बाकी सब कुछ मैंने सेम रखा. रिएक्शन का रेट बना K2. कितनी रेट बनी रिएक्शन की? K2. रेट कांस्टेंट कितना है? K2. और ये यहाँ पे कहेगा K1 इज नॉट इक्वल टू K2. हो सकता है पहली रिएक्शन फास्ट हो, दूसरी रिएक्शन क्या हो? स्लो. हो सकता है दूसरी रिएक्शन फास्ट हो, पहली रिएक्शन क्या हो? स्लो. सिर्फ क्या बदला तुमने? कुछ भी नहीं बदला. ऑक्सीजन एज इट इज. तुमने कार्बन की जगह क्या लगा दिया? नाइट्रोजन. यानी केमिकल को क्या कर दिया? चेंज. एज द केमिकल इज चेंज रेट ऑफ रिएक्शन विल चेंज. क्योंकि हर रिएक्टिव पार्टिकल का नेचर क्या होता है? अलग अलग होता है. जैसे हर इंसान का, हर एनिमल का नेचर अलग होता है, इसी तरीके से केमिस्ट्री में हर केमिकल का नेचर क्या होता है? डिफरेंट होता है. तो सब अपने तरीके से रिएक्ट करते हैं. तुमने केमिकल बदला, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई? चेंज. हो सकता है ये रिएक्शन स्लो थी और हो सकता है ये रिएक्शन क्या हो गई होगी? Clear? This reaction is slower reaction. This is a faster reaction. Only just change of carbon by nitrogen. Carbon by nitrogen यानी कार्बन को चेंज करके नाइट्रोजन से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई? चेंज. है ना? एक और बात, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स में दूसरी कंडीशन है. हमें पता है सॉलिड्स हमेशा स्लोवर रिएक्ट करते हैं. सॉलिड्स रिएक्ट स्लोवर एंड गैसेस रिएक्ट फास्ट. इफ वी मिक्स दो सॉलिड्स को मिक्स कर दिया, रिएक्शन हमेशा स्लो और हो सकता है ना भी, है ना. लेकिन दो गैसें आपस में मिक्स की जाती है, इस बात की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है कि रिएक्शन होगी ही होगी, है ना. तो दूसरा नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स में क्या होगा कि अगर तुमने केमिकल बदलाया है तो वहां पे केमिकल की स्टेट अलग अलग है. सॉलिड पार्टिकल्स react at a very slow rate. ठीक है. और यानी रेट का अगर ऑर्डर भी पूछ लिया जाए तो सबसे कम होता है सॉलिड्स का, उससे ज्यादा मिलेगा लगभग लिक्विड्स का, और उससे ज्यादा मिलता है गैसेस का सर्टेन कंडीशंस. कुछ सर्टेन कंडीशंस में सॉलिड, लिक्विड और गैस का ऑर्डर ये होता है. कॉमन सेंस की बात है भाई, दो सॉलिड मिला के देखो, रिएक्शन होने के चांसेस नेग्लिजिबल. तुमने दो टाइप के पत्थर मिला दिए, हो सकता है रिएक्शन ना हो. यहाँ पे देखो, एक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस थी, उसके साथ दूसरी गैस मिक्स करी ऑक्सीजन. कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस है और दूसरा रिएक्टेंट ऑक्सीजन में क्या है? गैस है. रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट भी बनेगा, है ना. तो गैसेस पार्टिकल्स में रिएक्शन होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं और सॉलिड पार्टिकल्स में रिएक्शंस होने के चांसेस क्या होते हैं? मिनिमम. Clear? तो फर्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ द रिएक्टेंट. नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, every chemical reacts at a particular reaction rate. Every chemical reacts at a particular rate. If you change the chemical, rate of reaction will change. Solid particles react slowly and gas particle reacts fast. Okay? So, factor number second, surface area of reactant. सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट. अच्छा फैक्टर है ये भी, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स. देखो, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा रिएक्शन के लिए उतना ही फास्टली रिएक्ट होगा. आपने एक चौक लिया इस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में क्या लिया? चौक लिया. इस चौक को पानी के अंदर डिप कर दो, इसकी रिएक्शन होगी, गीला हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी. अगर मैं इस चौक को किस फॉर्म में ले लूँ? पाउडर्ड फॉर्म में. इसको किस फॉर्म में ले लिया? पाउडर्ड फॉर्म में. और एक बार चौक को लिया, इस सॉल्टेड यानी
पाउडर फॉर्म में। बताओ जल्दी कौन सा डिसॉल्व होगा? पाउडर। क्यों डिसॉल्व होगा? अगर तुम ध्यान से देखो इस चौक को, तो चौक को अगर एज इट इज में पानी के अंदर डिप करता हूँ तो इसका सिर्फ ऊपर वाला सरफेस एरिया, जो पार्टिकल इसके सरफेस पे लगे हुए वही गिले होंगे। अगर मैंने इसका पाउडर बना दिया तो जो पार्टिकल बीच में थे ना इसके, वो भी एक साथ क्या हो जाएंगे? गिले हो जाएंगे। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही जल्दी पार्टिकल क्या करेगा? रिएक्ट। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, यानी 100% बात है, पाउडर पार्टिकल्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू दी सॉलिड पार्टिकल। पाउडर फॉर्म में जो पार्टिकल्स होंगे फाइनली डिवाइडेड होंगे, दे आर वेरी रिएक्टिव, वो हमेशा क्या होंगे? ज्यादा रिएक्टिव, है ना? क्यों? क्योंकि मान लो तुमने एक स्फीयर बना रखा है या एक क्यूब बना रखा है। क्या बना रखी है? क्यूब। लोहे की क्यूब है। इस लोहे पे जंग लगना शुरू होगा तो सिर्फ किसको जंग लगेगा? सरफेस को लगेगा। अगर मैं इस क्यूब की जगह लोहे का पाउडर बना दूं तो हर पार्टिकल को क्या लगेगा? जंग, है ना? ये कहता है कि surface area of the reactant will affect the rate of reaction. More the surface area, faster will be the reaction. Surface area of reactants कहता है more the surface area of the reactant, more the surface area, more the surface area of reactants, faster will be reaction. Faster will be reaction. उतनी fast reaction होगी. Faster will be reaction. The finally divided powder divided or powder particles are more reactive. क्वेश्चन आता है कि पाउडर पार्टिकल्स ज्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं? बिकॉज दे हैव मोर सरफेस एरिया। Why powder particle are more reactive than other particles? पाउडर फॉर्म में जो पार्टिकल होते हैं वो जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। सिंपल सी रिएक्शन है। पाउडर फॉर्म में लो किसी भी पार्टिकल को, गेहूं को लो, बिना पिसा हुआ गेहूं पानी के अंदर गिला करके देखो, उसका आटा बना के उसको पानी में गिला करके देखो, जल्दी रिएक्ट कौन करता है? उसका पाउडर फॉर्म। क्यों? क्योंकि पाउडर फॉर्म में सरफेस एरिया क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है, हर पार्टिकल रिएक्ट करता है। और जब ज्यादा सरफेस एरिया फास्ट रिएक्शन। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाई द पाउडर पार्टिकल आर मोर रिएक्टिव? देन यू विल राइट the surface area of finally divided or powdered particle is more, so particles are more reactive in the powder form. तो पहला फैक्टर था नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, change the chemical rate of reaction will change. Solid particles are less reactive as compared to liquid or gas particles. Second factor is surface area of the reactants. More the surface area, higher the surface area, more will be the rate of reaction. More will be the rate of reaction. Third and most important factor that affects the rate of a chemical reaction is temperature. Third and most important, temperature. Temperature. Most important factor that affects the rate of a chemical reaction. सबसे ज़्यादा important है थर्ड फैक्टर जिसका नाम है टेम्परेचर। जनरली ऐसा देखा जाता है अपॉन इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर, increase of the temperature, rate of a chemical reaction will increase. Upon increasing the temperature, rate of a chemical reaction increase. जनरली ऐसा देखा जाता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करती है। As the temperature of the reaction increases, the rate of the reaction will increase. As the temperature of the reaction increases, rate of the reaction will increase. For every 10 degree or 10 Kelvin, 10 degree or 10 Kelvin increase in temperature, rate of reaction becomes twice or thrice. एक स्टेटमेंट लिखिए और 3 times, thrice लिख लो या 3 times. स्टेटमेंट लिखिए फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन द टेम्परेचर विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन 2 times और 3 times. अगर आपने किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 केल्विन बढ़ाया है तो रेट ऑफ रिएक्शन या तो डबल हो जाएगी या फिर कितनी हो जाएगी 3 times. ठीक है. लेट्स कंसीडर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड रेट ऑफ द रिएक्शन इज K1. Rate constant of the reaction is K1. For every 10 degree rise in the temperature, rate of reaction becomes twice or thrice. Means rate of reaction increases by 2 times or 3 times.
times. At 25 degree centigrade, rate of the reaction or rate constant of the reaction is K1. 10 degree increase in temperature means आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया कितना 35 डिग्री सेंटीग्रेड. दिस इज द 10 डिग्री इंक्रीज इन द टेम्परेचर. रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन बिकम्स K2 और रेट बिकम्स K2. समझना नहीं, हर 10 डिग्री बढ़ाने पे रेट कितना हो जाएगा डबल. उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ. मैंने लिया 25 डिग्री टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज K1. 10 डिग्री इंक्रीज किया, 35 डिग्री टेम्परेचर हो गया, रेट कितना हो गया K2. अब ये कहता है कि K2 by K1 is approximately 2 or 3. आंसर कितना आता है 2 और 3. यानी रेट ऑफ द रिएक्शन फाइनल K2 is approximately 2 times K1. K2 is equal to 2 times K1. यानी 35 डिग्री टेम्परेचर पे रेट जो है वो है बराबर है 2 गुना रेट एट 25. क्लियर. 25 डिग्री पे जो 35 डिग्री पे रेट होगी वो 2 गुना होगी 25 डिग्री पे. हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन लगभग डबल या ट्रिपल हो जाती है. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द टेम्परेचर. एज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन विल इंक्रीज. एज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन विल इंक्रीज. ओके. तो एवरी 10 डिग्री राइज करने पे टेम्परेचर को रेट ऑफ रिएक्शन लगभग डबल हो जाती है या फिर कितनी हो जाती है ट्रिपल हो जाती है. क्लियर है. ये कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो जाती है रिएक्ट क्यों कर जाती है इतना ज्यादा कि डबल और ट्रिपल हो जाता है. इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी. मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी. ये पहले कंप्लीट टॉपिक हमारे सिलेबस में था. इस बार सिर्फ इंट्रोडक्शन बचा हुआ है. बाकी सारा कॉन्सेप्ट हटा दिया. अरेनियस कॉन्सेप्ट के साथ ये एसोसिएट होता था मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी. तो उससे पहले मैं एक बात पढ़ा देता हूँ कि हर 10 डिग्री राइज करने पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसकी रेट है Q1. और अगर रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा के आपने कर दिया 60 डिग्री और रेट ऑफ रिएक्शन हो गया K2. तो K1 K2 का रिलेशन क्या होगा K2 विल बी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स ऑफ K1. ये 2 टाइम्स हो सकता है, 3 टाइम्स हो सकता है. मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको 2 टाइम्स लिखेंगे. ठीक है. तो हर 10 डिग्री बढ़ाने पर रेट क्या हो जाती है डबल. ये क्यों हो जाती है, कैसे हो जाती है, इस बात को एक्सप्लेन करता है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी. तो बहुत सिंपल सा डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसा हमारी जनरल डेली लाइफ में होता है उसी तरीके का एक्सप्लेनेशन है. ये कहता है अगर आपके पास 50 पार्टिकल है, अगर आपके पास एक रिएक्शन करने के लिए 50 पार्टिकल है तो 50 पार्टिकल की एनर्जी डिफरेंट होगी. ऐसा नहीं कि सभी पार्टिकल्स की एनर्जी क्या होगी सेम होगी. जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी जगह पे एक रेस का आयोजन करवा रहे हैं, दौड़ का आयोजन करवा रहे हैं लोगों का, है ना. 50 लोग भागना शुरू करते हैं. क्या 50 लोग सेम स्पीड पे भागते हैं? कभी नहीं होता. सबकी स्पीड 5 की अलग है, 5 की अलग है, 15 की स्पीड अलग है, 2 की स्पीड अलग है, एक सबसे तेज भाग रहा है. ऐसा होता है ना. तो ये कहते हैं केमिकल्स में भी ऐसा ही होता है. केमिकल्स अगर आपके पास बहुत सारे केमिकल पार्टिकल है तो सभी की एनर्जी सेम नहीं होती. कुछ की एनर्जी कम होती है, कुछ की एनर्जी क्या होती है ज़्यादा होती है. दैट मीन देयर इज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी. इसमें वर्ड लिखा डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग होता है कि एवरी पार्टिकल विल नॉट हैव द सेम एनर्जी. देयर विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन इन द एनर्जी. ठीक है. इन ए केमिकल रिएक्शन in a chemical mixture all particles do not have same energy. Do not have same energy. There is distribution in the energy. Distribution मतलब बटी हुई. There is distribution of energy. मतलब कुछ पार्टिकल्स के पास कम एनर्जी है, उसके पास ज्यादा एनर्जी है ना. कुछ के पास लिमिटेड एनर्जी है, कुछ तो बिल्कुल रेस्ट पे है. ऐसा हो सकता है. ठीक है. कि ऐसा कुछ बनाया मैंने, ग्राफ बनाया, ग्राफ से दिखाने की कोशिश करता हूँ. यहाँ पे लिखा मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स. इस ग्राफ में यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ पार्टिकल्स और यहाँ पे लिखा मैंने एनर्जी, है ना. और ग्राफ देखा गया तो ग्राफ कुछ ऐसा मिला, इस टाइप का ग्राफ, ऐसा ग्राफ है ना. ये ग्राफ की वाई एक्सिस बताती है कितने पार्टिकल है. देखो ये बताता है नंबर ऑफ पार्टिकल, 0 से लेके मैक्सिमम. ये बताता है स्पीड एनर्जी. इधर एनर्जी बढ़ती जा रही है. पार्टिकल की एनर्जी सबसे ज्यादा है, इनकी लगभग कितनी है 0 है.
ठीक है, इस ग्राफ को पहले एक बार समझो। ये कहता है कि इस एनर्जी पे ध्यान दो, इस वाली वैल्यू ऑफ एनर्जी पे ध्यान दो, ये सबसे ज्यादा पार्टिकल्स के पास एनर्जी है, ये वाली एनर्जी सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास है ना, दिख रही है। और कहता है कि हर केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए किसी न किसी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और एवरी केमिकल रिएक्शन देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी, और मैंने मार्क कर दिया दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द केमिकल रिएक्शन, दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, टू कैरी आउट ए पर्टिकुलर रिएक्शन वी रिक्वायर्ड सम अमाउंट ऑफ द एनर्जी, और उस एनर्जी का नाम रखा जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। याद रखिएगा क्या नाम रखा जाता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। इतनी एनर्जी है तो रिएक्शन कर लोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। फिर से सुन लो, हर पार्टिकल की एनर्जी सेम नहीं है, किसी की कम है किसी की ज्यादा है ना। वो कहते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए कम से कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अगर वो एनर्जी पार्टिकल के पास है तो वो प्रोडक्ट बना लेगा, नहीं है तो वो एजिलिस बढ़ेगा। ठीक है, और वो लाइन लगा दी मैंने, ये एनर्जी है तो प्रोडक्ट बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो वो कहता है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, minimum amount of energy required to give product formation, to give product formation। अगर एक रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी है तो उसका नाम रखा जाएगा थ्रेशोल्ड एनर्जी। द एनर्जी इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट a reacting particle must have to give the product formation, the minimum amount of the energy that a reactant particle must have to give the product formation। इतनी एनर्जी होनी चाहिए तभी प्रोडक्ट बनेगा, उस एनर्जी का नाम होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये वो एनर्जी है जिसका नाम मैंने थ्रेशोल्ड एनर्जी रखा। ये कितने पार्टिकल्स के पास है, सिर्फ इतने पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स है जिनके पास क्या रखी हुई है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। हो सकता है थोड़े से पार्टिकल है जिनके पास कौन सी एनर्जी रखी हुई है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। थ्रेशोल्ड एनर्जी बहुत कम पार्टिकल्स के पास है, लेट मी से कितने पार्टिकल्स के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी, 100 में से 20 पार्टिकल यानी 20% पार्टिकल्स के पास कौन सी एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। प्रोडक्ट फॉर्मेशन कितनी होगी, 20%। जैसे ही मैंने टेम्परेचर को 10 डिग्री इंक्रीज किया, इसका टेम्परेचर का मान लो 25 डिग्री, ये ग्राफ टेम्परेचर का 25 डिग्री, टेम्परेचर को 10 डिग्री राइज किया तो ग्राफ कुछ ऐसा हो गया, ये हो गया 35 डिग्री सेंटीग्रेड का ये ग्राफ हो गया। और ध्यान से देखो, अब वो पार्टिकल्स जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है उनका नंबर इंक्रीज हो गया, उनका नंबर इंक्रीज हो गया, लगभग मैंने मान लिया कितना हो गया वो नंबर, 40। ठीक है, ऐसा देखा जाता है हर 10 डिग्री राइज करने पे टेम्परेचर उन पार्टिकल्स की संख्या लगभग डबल हो जाती है जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है। ठीक है भाई, एक एनर्जी चाहिए रिएक्शन करने के लिए, वो एनर्जी अगर रिएक्टेंट पार्टिकल्स के पास है तो रिएक्शन होगी, अगर वो एनर्जी नहीं है तो रिएक्ट नहीं कर पाएगा। वो कहता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे सिर्फ 20% ऐसे इंसान थे, ऐसे पार्टिकल थे जो रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट दे सकते थे। टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाया, उन पार्टिकल्स का नंबर बढ़ा और बढ़ के लगभग कितना हो गया, डबल हो गया, यानी उन पार्टिकल्स का नंबर डबल हो जाता है जिनके पास प्रोडक्ट बनाने की एबिलिटी होती है, एनर्जी होती है। इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन हर 10 डिग्री राइज करने पे क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। रीजन कैसे लिखोगे, द रीजन फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन बिकमिंग ट्वाइस और थ्राइस इज द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी केमिकल मिक्सर all particle does not have same energy, they will have a distribution of energy. The minimum amount of energy which is required to give the product formation is the threshold energy, is the threshold energy. Number of particles which have threshold energy at 25 degree centigrade let is 20, कितना है, सिर्फ 20. As the temperature increased by 10 degree centigrade, the number of particles having threshold energy became double, so the rate of reaction became double. ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ, अपॉन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर by 10 degree centigrade, the number of particles having energy greater than equals to threshold energy becomes almost double. ये स्टेटमेंट है वाई रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल अपॉन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री, क्योंकि उन पार्टिकल्स की संख्या डबल हो जाती है जो रिएक्शन करने के काबिल थे या जो प्रोडक्ट बनाने के काबिल थे, उनकी संख्या लगभग क्या हो जाएगी, डबल।
ठीक है, एक बार इसको देख लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। हर 10 डिग्री बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल या ट्रिपल हो सकती है, हम डबल मान के चल लेते हैं उसको। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन पार्टिकल्स का नंबर डबल हो जाता है जो पार्टिकल्स रिएक्शन करने के लायक थे, काबिल थे, यानी जिनके पास कौन सी एनर्जी थी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और वो एनर्जी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। ये ग्राफ बनाना जरूरी है पेपर के अंदर, इस ग्राफ को अच्छे से समझ लेना। हाई टेम्परेचर वाली लाइन नीचे से जाके ऊपर से निकलेगी, क्लियर है? ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, क्लियर? तो पहला फैक्टर था नेचर ऑफ द पार्टिकल्स, केमिकल चेंज, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज। दूसरा फैक्टर था, दूसरा कौन सा था? सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल। हायर द सरफेस एरिया मोर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। हायर द सरफेस एरिया मोर विल बी द रिएक्शन। पाउडर्ड पार्टिकल आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर्ड टू अदर पार्टिकल्स, क्लियर है? फैक्टर नंबर थर्ड, टेम्परेचर। एज द टेम्परेचर इंक्रीज बाय 10 डिग्री रेट ऑफ रिएक्शन बिकेम ऑलमोस्ट डबल टू ट्रिपल। फैक्टर नंबर 4, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। Now what is a catalyst? कैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जो किसी भी रिएक्शन की रेट को चेंज कर सकता है। जनरली वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है? इंक्रीज करता है। कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस व्हिच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन इट्स अमाउंट। अपनी अमाउंट में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा? चेंज कर देगा। ठीक है, एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिसको रिएक्शन में डाला गया, डालते रेट ऑफ रिएक्शन बदल जाती है और 99.9% रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है। ठीक है, सबसे बड़ी बात, वो केमिकल कंपाउंड रिएक्शन के दौरान कोई कंजप्शन शो नहीं करेगा, जितना यूज होगा उतना ही लिबरेट हो जाएगा, यानी ओवरऑल उसके अमाउंट में कितना चेंज आएगा? 0। ऐसे केमिकल कंपाउंड को क्या बोला जाता है? कैटलिस्ट। एक कैटलिस्ट is that chemical substance is that chemical substance which alters or increases alters मतलब चेंज और 99.9% एक कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। alters the rate of a chemical reaction। एक ऐसा कंपाउंड जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को चेंज करता है या इंक्रीज करता है, कंडीशन विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन इट्स अमाउंट। अपनी अमाउंट में कोई चेंज नहीं करता, कॉल्ड कैटलिस्ट। A catalyst is that chemical substance which enters the rate of a chemical reaction without undergoing any change in its amount। अपनी अमाउंट में कोई चेंज आने नहीं देता और रेट ऑफ रिएक्शन को बदल देता है, बढ़ा देता है। ऐसे केमिकल कंपाउंड को कैटलिस्ट या पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, पॉजिटिव प्लस साइन मतलब इंक्रीज करेगा। ऐसा केमिकल कंपाउंड जो किसी भी पर्टिकुलर रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, अपनी अमाउंट में कोई चेंज होए बगैर, उसे हम क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट का नाम बताया चलिए, और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में क्या लिखना है? ए पॉजिटिव कैटलिस्ट ऑलवेज इंक्रीजेस the rate of a chemical reaction। जैसे फॉर एग्जाम्पल N2 gas plus 3H2 gas is liberated to ammonia by Haber process। The process of synthesis of ammonia is known as Haber process। जिस तरीके से अमोनिया बनाई जाती है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से अमोनिया बनाई जाती है, प्रोसेस का नाम होता है हैबर प्रोसेस। ये हैबर प्रोसेस की रिएक्शन बहुत स्लो होती है। इट इज अ वेरी स्लो रिएक्शन, ये रिएक्शन बहुत स्लो होती है। ठीक है, हैबर प्रोसेस की जो रिएक्शन है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर अमोनिया बनने की रिएक्शन ये बहुत स्लो होती है। इस रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करने के लिए N2 प्लस में 3H2 goes to 2 अमोनिया। इस रिएक्शन के अंदर मैंने डाला आयरन, मोलिब्डेनम, आयरन और मोलिब्डेनम एज ए कैटलिस्ट ऐड किए। आयरन, मोलिब्डेनम और उसके साथ वैनेडियम पेंटॉक्साइड भी डाल दिया। तो ये जो मोलिब्डेनम दिख रहा है और जो
रिएक्शन टू अनलिमिटेड रेट, है ना। रिएक्शन बहुत स्लो हो रही थी, इसके अंदर क्या डाल दिया, आयरन मोलिब्डेनम कैटलिस्ट डाल के इसने रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ऐसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है आपका, N2 प्लस H2 goes to the 2 अमोनिया। ना तो इनके अमाउंट में कोई चेंज आया, ये जितने डाल देंगे उतने बाहर आ जाएंगे। ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट बायोलॉजिकल रिएक्शंस में होते हैं, जैसे हमारे फूड के डाइजेशन में यूज होते हैं। बहुत सारे कैटलिस्ट हमारे फूड डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, अगर उनमें से एक को भी हटा दिया जाए फूड डाइजेशन स्टॉप हो जाता है या डाइजेशन होने में एक लंबा टाइम लगने लग जाता है। क्लियर है। तो जो बायोलॉजिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट होते हैं, कैटलिस्ट इन बायोलॉजिकल रिएक्शन और बायोकैटलिस्ट आर नोन एज एंजाइम्स। उनका नाम क्या रखा जाता है भाई, एंजाइम्स। समझ में गया। अरे कैटलिस्ट जो होते हैं उनको बायोलॉजिकल रिएक्शंस में किस नाम से जाना जाएगा, एंजाइम। और सबको पता है एंजाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। एंजाइम जनरली रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे, इंक्रीज। हमारी बॉडी में फूड डाइजेस्ट होता है, उसमें सारे एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। अगर बॉडी के अंदर वो एंजाइम्स ना हो, बॉडी उनके बिना फूड को डाइजेस्ट करने की कोशिश करे, कभी डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, या होगा तो सदियां लग जाएंगी, है ना। आज है 1 साल बाद डाइजेस्ट हो, ऐसा हो सकता है। यानी केमिकल कंपाउंड जो रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है और रिएक्शन में खुद कभी कंज्यूम नहीं होता, उसे हम कैटलिस्ट बोलते हैं। और बायो कैटलिस्ट को जनरली क्या बोला जाता है, एंजाइम। लैक्टोबैसिलस जो होता है वो किस काम आता है, दूध से दही बनाने में, ठीक है, वो भी क्या है, एंजाइम। ठीक है, वो भी क्या होता है, एंजाइम होता है। बैक्टीरिया जितने होते हैं सारे किसकी तरह काम करते हैं, एंजाइम्स की तरह काम करते हैं। तो एंजाइम्स या कैटलिस्ट जो होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को हमेशा क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर भाई। लास्ट एंड फाइनल फैक्टर, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फैक्टर नंबर लास्ट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस। फैक्टर नंबर 5, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। There are some chemical reactions. There are some chemical reactions. Those occurs only in sunlight. मीन्स कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस होते हैं जो सिर्फ सनलाइट में ही हो सकती है। अगर वहां से सनलाइट हटा दी जाए या उसकी जगह हीट दी जाए तो या तो रिएक्शन होगी नहीं, या रिएक्शन की रेट क्या हो सकती है, स्लो हो सकती है। दैट्स मीन देयर आर पर्टिकुलर रिएक्शंस दोज अकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। जैसे फॉर एग्जांपल CH4 मीथेन रिएक्ट्स विद द क्लोरीन HCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड फॉर्मेशन ऑफ CH3Cl plus HCl. This reaction occurs only in the presence of sunlight. Either after removal of sunlight, either this reaction will not occur or the rate of reaction become slow. कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो होती ही सनलाइट में है, अगर वहां पे सनलाइट नहीं दी गई तो या तो रिएक्शन होगी नहीं या रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, स्लो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली रिएक्शन, टोलुइन को रिएक्ट करवाया मैंने क्लोरीन के साथ Cl2 के साथ, एक H और एक Cl सनलाइट के प्रेजेंस में एक क्लोरीन और एक H मिलके HCl बन जाता है। क्या बन जाएगा यहाँ पे, HCl। बाकी बचा बेंजीन, CH3 था, एक हाइड्रोजन चला गया तो बच गया CH2 और उस पर लग गया C। क्लियर है। इफ दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन डार्क और हीट, अगर मैं इसी रिएक्शन को किसमें करवाऊं, हीटिंग से करवाऊं, हीट करके मैं इस रिएक्शन को कराऊं, इस रिएक्शन विल नॉट। तो मतलब कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो होती ही सनलाइट में, अगर मैंने वहां सनलाइट प्रोवाइड नहीं करी या तो रिएक्शन होगी नहीं, होगी तो उस रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज। या तो वो रिएक्शन होगी नहीं या उसकी रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो देयर आर सम पर्टिकुलर रिएक्शंस व्हिच अकर्स ओनली इन द सनलाइट आफ्टर रिमूवल ऑफ द सनलाइट, आइदर दे विल नॉट अकर और द स्पीड ऑफ द रिएक्शन विल डिक्रीज। क्लियर है। तो ये फैक्टर थे, टोटल 5 फैक्टर थे जो आपको पढ़ने हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट फैक्टर था फैक्टर नंबर 1, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, नेचर ऑफ केमिकल और नेचर ऑफ रिएक्टेंट। फैक्टर नंबर 2 था सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट
फैक्टर नंबर 3 था टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, फैक्टर नंबर 4 था प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड फैक्टर नंबर 5 था आपका सनलाइट की प्रेजेंस। इसके अलावा अगर कोई फैक्टर मिलता है तो हम बता सकते हैं, ठीक है। नेचर जितना आपका रिएक्टेंट बदलते जाओगे रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता जाएगा, ठीक है। जनरली सॉलिड स्टेट पार्टिकल स्लो रिएक्ट करते हैं और गैस वाले फास्ट रिएक्ट करते हैं। सरफेस एरिया जितना बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है हर टाइम के लिए, क्लियर। उसके बाद क्या है, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को डबल या ट्रिपल कर देता है ना। जैसे मैं उसके अंदर खुद के अमाउंट में कोई चेंज नहीं आता। सनलाइट कुछ रिएक्शन होती ही सिर्फ सनलाइट, ठीक है भाई। तो ये केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट चैप्टर था जिसमें आपको डिफरेंशियल रेट, रेट ला इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट और ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी कैलकुलेशन और लास्ट आपका फैक्टर अफेक्टिंग टू द रेट ऑफ द रिएक्शन, ये करने हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं। सो ये कंप्लीट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स है। जब डाउट सेशन हो उसमें अपनी प्रॉब्लम सेंड कर सकते हो, उससे पहले आप क्लास में बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।